आर्टिकल लिखा है मैंने अपने लिए, मतलब मैं आपको यहां से रिलेट करवा दूं, बाकी मैं आपको समझाते भी चलूंगा। अब आप खुद भी लिख सकते हो अपने वहां पे कि आर्टिकल 13 देखो किस चीज की बात करता है। आर्टिकल 13 क्या बोलता है? एनी लॉ इनकंसिस्टेंट और इन एब्रोगेशन विथ द फंडामेंटल राइट्स शुड बी डिक्लेयर नल एंड वॉइड। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर कोई लॉ बनाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा जो फंडामेंटल राइट्स को कह सकते हैं क्या करता है, एब्रोगेट करता है या फिर इनकंसिस्टेंट होता है फंडामेंटल, ठीक है, ऐसा लॉ अगर पार्लियामेंट ने बना दिया कि जो फंडामेंटल राइट्स को डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब ये क्या हो गया, 31 एक तरह से फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा है, एनक्रोच कर रहा है, बोलो हाँ, ठीक है, तो ऐसे लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने की पावर होगी किसके पास में? जुडिशियरी के पास। समझ आया यहां तक? ठीक है, जुडिशियरी के पास में। अब देखो यहां पे क्या हुआ, पार्लियामेंट बोल रही भैया हम तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हैं, हमारे पास पावर है 368 के अंदर। सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है कि तुम पार्लियामेंट हो, ठीक है, तुम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ला सकते हो, हम वो मना नहीं बोल रहे, लेकिन हमारे पास भी पावर है कि आर्टिकल 13 के हिसाब से अगर आप फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्या करते हो, एनक्रोच करते हो, तो हम आपके उस लॉ को क्या कर देंगे, हम आपके उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। यहां से कंफ्लिक्ट चालू हो गया, और ये कंफ्लिक्ट बढ़ता कब है, ठीक है, इसे एनालाइज करेंगे। कंफ्लिक्ट बढ़ता है 1967 के बाद से ज्यादा तेजी से बढ़ता है। ठीक है, आप बोलोगे सर 1967 में क्या हुआ ऐसा, चलो वो मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, पहले यहाँ पे जाओ, तो ये जो डिबेट उठी, ठीक है, कौन सी डिबेट उठी? आर्टिकल 13 वर्सेस आर्टिकल 368। देखो कोड वर्ड में बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है ना, मतलब अमेंडमेंट पावर को लेके, या फिर ऐसे समझ लो जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट की जो डिबेट उठी, ठीक है, तो ये जो डिबेट उठी, ये डिबेट 1967 से और ज्यादा मजबूत हो गई। 1967 में क्या होता है, ठीक है, कि ये जो अमेंडमेंट लाया जा रहा था बार बार राइट टू प्रॉपर्टी को लेके, तो इसे चैलेंज किया जाता है, ठीक है, एक केस में। केस कौन सा था? गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब एक चीज मैं बताता हूं आपको, देखो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, ये चीज समझ में आना चाहिए, आगे लॉ पढ़ोगे आप, ठीक है, तो अब जब भी ऐसे केस के नाम आते हैं ना, अभी मैं बताया गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, तो ये केस के नाम जब आएंगे इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें ये पता करना है कि कौन इंसान था, गोलकनाथ कौन था भैया, किसके ऊपर केस करा, किसने केस करा, ये कहानी से आपको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, ये कहानी याद करोगे तो जबरन बर्डन बढ़ेगा। आपको इसकी इंटरप्रिटेशन पे ध्यान रखना है कि इस केस के क्रक्स क्या है, इससे बदलाव क्या आया है। अभी राइट टू प्रॉपर्टी वाली कहानी पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, अब राइट टू प्रॉपर्टी वाली कहानी पढ़े तो उसकी कहानी से आपको समझ में मतलब रिलेट करना होगा कि ये जो केस मैंने बताया गोलकनाथ वाला, उससे क्या बदलाव आया। ठीक है, तो देखो गोलकनाथ वाले केस में, ठीक है, जब ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और इस तरह के 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और भी अमेंडमेंट जो हुए थे जिससे राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, ठीक है, फंडामेंटल राइट से, तो लोग जब क्या पहुंचने लगे, जुडिशरी के पास पहुंचने लगे, तो जुडिशरी ने क्या इंटरप्रिटेशन दिया, पकड़ना अच्छे से, ठीक है, जुडिशरी ने बोला गोलकनाथ वाले केस में कि नो डाउट 368 के अंदर पार्लियामेंट के पास अमेंडिंग पावर है, लेकिन वो पार्लियामेंट की जो अमेंडिंग पावर है ना, वो ये आर्टिकल 13 से बड़ी नहीं है, इस तरह से बता दिया। तो आप हर कुछ तो भी अमेंडमेंट नहीं ला सकते हो, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते हो। यहां से क्या हो गया, पार्लियामेंट भी सनक उठी, पार्लियामेंट ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, 368 में ही अमेंडमेंट ला दिए, ठीक है, पार्लियामेंट ने उसमें और प्रोविजन ऐड कर दिया कि हमारे पास और पावर है कि हम आर्टिकल 13 को भी सरपास कर सकते हैं। तो इस तरह से पार्लियामेंट जुडिशरी टिंग टोंग लड़ाई होने लगी। भैया ऐसी चालू करो पहले जल्दी से, ठीक है, तो क्या होने लगा कि उनके बीच में टिंग टोंग लड़ाई होने लगी। तो अब क्या होता है, देखो यहाँ पे ये जो कहानी चल रही थी, ठीक, ये जो कहानी चल रही थी, तो इस कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। नया मोड़ क्या ले लिया, इससे बहुत